एक चमकती हुई रोशनी, एक अनजान एलियन और एक ऐसा वरदान जो मौत को भी हरा सकता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और इस वरदान की कीमत चुकानी पड़ती है उन बेचारे बुजुर्गों को जिन्हें इस वरदान के बारे में जरा सा अंदाजा भी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस नाम की एक बुजुर्ग महिला से जो देर रात अपने पति एडवर्ड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उस दौरान एडवर्ड काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो घबराते हुए कहता है कि वो उल्लू दीवारों के अंदर है। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाता, कुछ गार्ड्स अचानक से उसे पकड़ लेते हैं और कॉल वहीं पर कट हो जाती है। दरअसल एडवर्ड एक असाइलम या कहीं तो पागलखाने में बंद था क्योंकि उसकी दिमाग की हालत खराब हो चुकी है। इसीलिए ग्रेस भी उसकी बातों को उसके पागलपन का एक और दौरा समझकर नजरअंदाज कर देती है और आराम से टीवी देखने लगती है। मगर अभी उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एडवर्ड की बातें कोई वहम नहीं बल्कि उस मौत की आखिरी चेतावनी है जो ग्रेस के सर के बिल्कुल ऊपर मंडरा रही थी। खैर इसके कुछ पल बाद ही उससे अचानक से सीलिंग फैन के पास से किसी चीज की आवाज आती है, जहाँ की तरफ देखते ही ग्रेस की जान हलक में आ गई थी। वहाँ पर इंसानी सोच से परे एक खौफनाक मकड़ी जैसा एलियन क्रीचर चिपका था, जिसे देखकर ग्रेस जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो क्रीचर उसे घसीट कर अपने करीब लाता है और पलक झपकते ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अब आखिर ये क्रीचर था क्या? एडवर्ड किस उल्लू के बारे में बात कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ग्रेस इसका सबसे पहला शिकार थी या फिर इस खौफनाक राज का अगला निशाना कोई और बुजुर्ग बनने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब द बोरोस नाम की एक आलीशान रिटायरमेंट सोसाइटी में छुपा है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर रेगिस्तानी इलाके के बीचों बीच बनाई गई थी, जहाँ पर बुजुर्ग लोग अपनी जिंदगी के आखिरी साल सुकून और आराम से गुजारने के लिए आते थे, क्योंकि उस सोसाइटी में उनके लिए हर एक सुविधा और हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट तरह से मेंटेन करी गई थी। लेकिन वहाँ पर रहने वाला हर एक बूढ़ा इंसान इस खौफनाक राज से पूरी तरह से अनजान था कि ऐसी सोसाइटी की चमकदार दीवारों के पीछे ऐसी खौफनाक चीजें चल रही थी जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इवन बात करी जाए ग्रेस की तो वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा थी और उसके पति एडवर्ड को भी इसी कैंपस के असाइलम में रखा गया था। खैर अभी ग्रेस की मौत के करीब 2 महीने बाद उसी घर में सैम कूपर नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहने के लिए आता है, जिसकी पत्नी लिली की मौत कुछ समय पहले ही हुई थी, मगर मरने से पहले उसने अपने और सैम के लिए द बोरोस में एक घर को बुक कर दिया था और अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही सैम मजबूरन यहाँ पर आ रहा था। सैम को वहाँ पर छोड़ने के लिए उसकी बेटी क्लेयर और दामाद नील भी आए होते हैं, मगर उन दोनों में से किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस सोसाइटी को वो सैम का आखिरी सहारा समझ रहे हैं वही उस बेचारी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। अभी सोसाइटी में पहुँचते ही उनकी मुलाकात कैस से होती है, जो यहाँ की ट्रांजिशन मैनेजर थी और वही सैम को घर के बारे में सारी चीजें बताते हुए सैम का वेलकम करती है। उस घर के अंदर सारा फेम नाम का एक एआई सिस्टम भी लगा था, लेकिन सैम को वो पसंद न आने की वजह से सैम उसे तुरंत उखाड़ कर हमेशा के लिए बंद कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो क्लेयर और नील को एक इमोशनल गुड बाय कहकर घर में वापस आ गया था। अभी वहाँ पर टीवी को ऑन करते ही सैम को सोसाइटी के फाउंडर ब्लेन चो और ब्लेन की वाइफ एनालिस का एक प्रमोशनल वीडियो दिखाई देता है, जो इस वीडियो में बता रहे थे कि ये जगह कितनी परफेक्ट है। और तभी अचानक सैम का पड़ोसी जैक सैम के घर का दरवाजा खोलकर बिना पूछे अंदर घुस आता है। उस दौरान जैक के हाथ में बियर की बोतल्स थी और वो सैम का दोस्त बनना चाहता था। इसी वजह से वो सैम को रोज रात में उसके घर पर होने वाली बारबेक्यू पार्टी में भी बुलाता है, लेकिन सैम को तो अभी किसी से भी दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो जैक को इस चीज पर मना करके उसे वहाँ पर से भेज देता है। अब वैसे कहीं न कहीं सैम काफी ज्यादा अकेला भी फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो जब रात को सोता है तो उसे उसकी मरी हुई बीवी लिली का सपना आता है और अगले दिन उसकी आंख उसकी दूसरी पड़ोसन रहने की खराब गाड़ी की आवाज और आर्ट नाम के एक और बूढ़े आदमी के तेज म्यूजिक बजाने की वजह से खुलती है। इसकी वजह से सैम बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था और उसी समय पर आर्ट की बीवी जूडी, जो पहले के टाइम पर एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी, वो फिलहाल के लिए मजे मजे में सैम के बैकग्राउंड की जाँच पड़ताल करने में लगी थी। खैर भी सैम जो इस जगह पर से एक ही दिन में बहुत ज्यादा पक चुका था, वो तय करता है कि वो ब्लेन से बात करके अपने इस जगह पर रहने के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाएगा ताकि वो शहर में वापस जाके सुकून से जी सके। इसी वजह से वो ऑफिस बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर इंतजार करते वक्त बिल्डिंग के तेज म्यूजिक की वजह से अचानक सैम को पैनिक अटैक आने लग जाते हैं और अभी खुद को जैसे तैसे संभालने के बाद वो सीधा वापस से अपने घर में चला आता है। दरअसल पहले एक खूबसूरत शाम को ऐसे ही तेज गाने बजाकर अपनी बीवी लिली के साथ डांस कर रहा था, जिस दौरान ही अचानक से लिली को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत सैम की आंखों के सामने ही हो गई। यही रीजन था कि सैम को तेज आवाजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और लिली की मौत के बाद से ही उसने सभी लोगों के साथ में दूरी बना ली थी। अभी ये सब याद करके सैम अपने आप को और भी अकेला फील कर रहा था कि तभी अचानक उसे रिनी की खटारा गाड़ी की आवाज एक बार वापस से आती है और तब फ्रस्ट्रेशन में सैम बाहर निकलकर बिना कुछ भी बोले रिनी की गाड़ी के इंजन को खुद ही ठीक कर देता है, क्योंकि पहले के टाइम पर सैम खुद भी एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर हुआ करता था। उसकी इस मदद के बदले में डैनी उसे थैंक यू कहती है, मगर सैम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसीलिए वो रैनी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। मगर अंदर जाते ही उसे अपने बाथरूम से अजीब सी आवाजें आने लग गई थी, जिन्हें सुनकर जब वो दबे पांव
बाथरूम के पास जाता है तो बाथरूम के अंदर एडवर्ड यानी पहले इस घर में मरने वाली डुकरिया का पति दिखाई देता है, जो ना जाने कैसे पर असाइलम से भागकर यहाँ पर पहुँच गया था। अभी वो सैम से कांपती हुई हालत में ग्रेस और उसी उल्लू के बारे में बात कर रहा था, जिस दौरान ही उसे लगने लगता है कि शायद सैम ने उसकी पत्नी को जान से मारा है। इसीलिए सैम के कोई रिएक्ट करने से पहले ही एडवर्ड अचानक एक चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। मगर जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर आकर एडवर्ड को दबोच लिया था, जिस दौरान भी एडवर्ड चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि वो उल्लू दीवार के अंदर है। अब क्या एडवर्ड सच में पागल था या फिर वो कोई ऐसी सच्चाई जानता है जिससे सब अनजान थे? सैम के दिमाग में यही सवाल हथौड़ी की तरह बज रहा था कि तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड हैंक उसके पास आकर उसे अपने साथ पाउंडर यानी कि ब्लेन के पास लेकर जाने लग जाता है और ब्लेन फिलहाल के लिए असाइलम में ही मौजूद था। वहाँ पर सैम के पहुँचते ही ब्लेन सबसे पहले तो उससे इस पूरी घटना के लिए माफी मांगता है और बताता है कि एडवर्ड के जवान बेटे जोई की मौत के बाद उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी और कुछ महीने पहले जब उसकी बीवी ग्रेस की मौत हुई तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। ये सब बताते हुए ब्लेन बिना किसी बहस के सैम के सामने कैंसिलेशन के पेपर रख देता है, जिस पर साइन करके सैम जब चाहे अपने शहर में वापस जा सकता था। मगर पेपर देते वक्त ब्लेन ने उससे ये चीज भी कह दी थी कि शायद सैम को यहाँ पर से अपने जाने के इरादे के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। इसी वजह से सैम अभी उस फाइल पर साइन न करके चुपचाप वहाँ पर से निकल जाता है और अपनी मरी हुई बीवी लिली की आखिरी ख्वाहिश का लिहाज करते हुए कुछ और दिन इसी सोसाइटी में बिताने का फैसला करता है। लेकिन मासूम सैम को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी कि यही कुछ दिन उसकी जिंदगी के लिए वो आखिरी दिन होने वाले हैं जहाँ मौत उसकी गर्दन किसी भी वक्त दबोच सकती है। खैर, अपनी जिंदगी को एक नया मौका देने के लिए उसी रात सैम फैसला करता है कि अब वो यहाँ के लोगों से दोस्ती करेगा और इसी बहाने से वो खुद चलकर जैक के घर में रोज होने वाली बारबेक्यू पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले से महफिल जमी हुई थी और वहाँ पर सैम की मुलाकात कई नए चेहरों से भी हुई थी। उन्हीं लोगों के बीच में वॉली नाम का एक डॉक्टर भी था जो एडवांस कैंसर की वजह से मौत से जूझ रहा था और उसके साथ साथ वहाँ पर आर्ट, जूडी और रैनी वो तीनों पड़ोसी भी आए हुए थे, जो बाहर से जितने आम लग रहे थे अंदर से उतने ही अजीब थे। तभी धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू होता है और सब एक एक करके अपनी पुरानी यादों के पन्ने खोलने लगते हैं। उस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बुजुर्ग अपनी अपनी कमजोरियां बताकर एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन तभी उस हंसते खेलते माहौल के बीच में सैम की आंखों के सामने फिर से लिली की मौत का वही खौफनाक फ्लैशबैक घूम जाता है, जिसकी वजह से अचानक उसका दम घुटने लग गया था और उसी वजह से वो बिना किसी को कुछ भी बताए उस पार्टी को छोड़कर अपने घर में वापस से पहुंच जाता है। तब अपने दोस्त की ये हालत देखकर जैक भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है, जहाँ पर सैम ने उसके सामने अपना दिल खोलकर उसे सारी चीजें बता दी थी और जैक भी किसी बड़े भाई की तरह सैम को दिलासा देने लग गया था ताकि सैम खुद को अकेला ना समझे। यही चीज सैम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और जैसा कि सैम को द बोरोज में एक सच्चा दोस्त मिल गया था तो अगली सुबह तक वो अपना इरादा बदल देता है और फैसला करता है कि अब वो इस शहर से वापस नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर रुककर अपनी बाकी की जिंदगी जैक और बाकी दोस्तों के साथ बिताएगा। इसी वजह से सैम तुरंत ही ब्लेन को इस बारे में मैसेज करके इन्फॉर्म करता है और अपना पैक करा हुआ सारा सामान निकाल कर वापस से घर में रखना शुरू कर देता है। ये काम करते करते उससे रात हो गई थी, जिस रात ही अचानक पूरी सोसाइटी में एक तेज कान फाड़ देने वाला अलार्म गूंज उठता है और वो अलार्म किसी और के नहीं बल्कि जैक के घर से बज रहा था। ये देखकर सैम बिना एक पल भी गवाए जल्दी से अपना हथौड़ा उठाकर सीधा जैक के घर में पहुंच जाता है, मगर हथौड़े से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर कदम रखते ही सामने का नजारा देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। घर के अंदर जैक की लाश पड़ी थी, जिसे अब तक उसी खौफनाक एलियन क्रीचर मार चुका था और उसी क्रीचर ने 2 महीने पहले ग्रेस की जान भी ली थी। अभी सैम को अपने सामने देखते ही वो दरिंदा अचानक से उसके ऊपर भी झपटता है, जिस दौरान सैम ने गलती से उसके ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चोट लगने के कारण वो क्रीचर बिलबिलाकर तुरंत ही वहाँ के अंधेरे में गायब हो जाता है। इस खौफनाक रात के बाद जब सुबह होती है तो पैरामेडिक जैक की डेड बॉडी को एक बैग में डालकर वहाँ पर से ले जाने लगते हैं। लेकिन सबसे अजीब और होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि उन डॉक्टर्स के मुताबिक जैक की मौत नींद में सोते सोते नॉर्मली हुई थी और उसके पूरे शरीर पर किसी भी क्रीचर के हमला करने का एक भी निशान नहीं था। इस झूठ पर सैम का खून खौल उठता है और वो भड़क कर चिल्लाते हुए कहता है कि जैक को एक क्रीचर ने जान से मारा है, मगर अफसोस वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को उसकी बात के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबको यही लग रहा था कि शायद अंधेरे में सैम को कोई गहरा वहम हुआ होगा या फिर सैम का उस क्रीचर को देखना उसके पैनिक अटैक का असर है। इतना बोलकर वो पैरामेडिक वहाँ पर से चले जाते हैं और अपने अकेले दोस्त के मौत के इस गहरे सदमे में सैम एक बार फिर से लिली की उन्हीं अजीब और डिस्टर्ब करने वाली यादों में घिर जाता है। इसी वजह से रात में एक बार उसको वापस से लिली के डरावने सपने आने लग गए थे, जिन सपनों में वो लिली के बालों में एक पजल का हिस्सा देखता है और तभी अचानक से लिली की पूरी बॉडी किसी कंप्यूटर होलोग्राम की तरह ग्लिच होने लग जाती है। अब ये चीज देखकर तो सैम सपने में ही काफी ज्यादा डर गया था कि तभी अचानक लिली के सर से कुछ अजीब से टेंटिकल निकलकर सैम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उससे और ज्यादा डरकर सैम चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। उसी वक्त सैम की बेटी क्लेयर उसको कॉल करके उसके हालचाल पूछती है, जिस दौरान ही क्लेयर से बात करते हुए सैम को सोचकर अचानक से बड़बड़ाने लगता है कि दीवार के अंदर
अंदर एक उल्लू है। खैर अब वैसे जैक की मौत का थोड़ा सा दुख आर्ट को भी हुआ था, इसीलिए वो सीधा अपनी गाड़ी को उठाकर सोसाइटी से बाहर घूमने के लिए निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी बीवी जूडी जैक की मौत का असली दुख मना रही थी। असल में जैक और जूडी सीक्रेटली एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में थे और उसी वजह से जैक के मर जाने के कारण जूडी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर दूसरी तरफ रेनी को अचानक से पता चलता है कि उसके घर से छोटे छोटे स्टोन्स यानी कि पत्थर चोरी हो गए हैं, जो पत्थर वैसे तो ज्यादा कीमती नहीं थे, मगर इस तरह उनका गायब होना काफी ज्यादा अजीब था। इसीलिए वो इसकी शिकायत करने के लिए पैज नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है, जिस दौरान पहले तो पैज उसकी रिपोर्ट को नहीं लिख रहा था, मगर बाद में वो रिपोर्ट लिखने के लिए सिर्फ इस शर्त पर मान जाता है कि रेनी को उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। इसी बीच दूसरी तरफ सैम को अभी भी पूरा भरोसा था कि उसने रात को जो भी देखा था वो कोई वहम या फिर धोखा नहीं था, और अभी एडवर्ड की उस उल्लू वाली बात के बारे में याद आने के बाद उसे ये भी लग रहा था कि शायद इस बारे में एडवर्ड को कुछ न कुछ जरूर पता होगा। इसीलिए अभी सैम बिना किसी को भी बताए सीधा असाइलम में एडवर्ड के पास पहुंच जाता है, मगर एडवर्ड फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो सैम को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये देखकर सैम एक चाल चलता है और एडवर्ड के सामने उसके मरे हुए बेटे जोई होने का नाटक करने लगता है, जिस दौरान अपने बेटे का नाम सुनते ही एडवर्ड की आंखों में आंसू आ गए थे और वो सच में सैम से बड़े प्यार से बात करते हुए बोलने लग गया था कि मैंने उस उल्लू को पकड़कर लॉक कर दिया था और उसकी चाबी लाइट के अंदर है, मतलब कि दीवार के अंदर वो उल्लू और लाइट के अंदर छुपी हुई चाबी। आखिरकार ये माजरा क्या है? सैम के दिमाग में यही बात चल रही होती है और तभी अचानक उसे समझ में आता है कि एडवर्ड ने उसके ही घर की किसी लाइट के अंदर वो कीमती चाबी छुपाई होगी। जो रात समझ आते ही सैम तेजी से वहाँ पर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, मगर अभी वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि एडवर्ड से इस तरह से बातें करते हुए उसे ब्लेन ने देख लिया है। अब क्या ब्लेन उसकी मदद करने वाला था या फिर ये रात सैम के लिए भी इस दुनिया की आखिरी रात होने वाली थी? खैर इस सोसाइटी से दूर आर्ट फिलहाल के लिए रेगिस्तानी इलाके में एक सुनसान और खटारा प्रॉपर्टी के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर उसने ब्रुक्सी नाम का एक कौवा पाल रखा था और वहाँ पर वो मशरूम उगाया करता था। दरअसल आर्ट को ये बात पहले से पता थी कि जूडी और जैक एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, क्योंकि आर्ट और जूडी के बीच में पहले से एक अजीब सी डील हो रखी थी कि वो बाहर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन तो बना सकते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के पास ही रहेगा। पर कहीं ना कहीं आर्ट को ये बात पसंद भी नहीं आती थी, इसी वजह से जूडी पर से अपना ध्यान हटाने के लिए आर्ट ने यहाँ पर आकर मशरूम उगाना शुरू कर दिया था। खैर वहीं सोसाइटी के अंदर जूडी फिलहाल अपने पूरे दिन के रूटीन को फॉलो करने के बाद चुपके से जैक के घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर से जैक की एक शर्ट को लेने के बाद वो बेड के ऊपर लेट गई थी और जैक को याद करके उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। तभी अचानक रोते रोते उसकी नजर पास पड़े एक लोहे के हथौड़े के ऊपर पड़ती है और ये हथौड़ा असल में किसी और का नहीं बल्कि सैम का था। और अभी उस हथौड़े को वहाँ पर देखकर जूडी को लगने लग गया था कि जैक को खत्म करने में कहीं ना कहीं इस नए पड़ोसी सैम का हाथ है। तब ये चीज कंफर्म करने के लिए कि ये हथौड़ा सैम का ही है, वो उस हथौड़े को लेकर सैम के पास जाती है और सैम भी उस हथौड़े को बिना किसी डर के उससे नॉर्मली ले लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो हथौड़ा उससे उस रात को गलती से जैक के घर में छूट गया था। अब वैसे तो ये हथौड़ा सैम ने नॉर्मली लिया था, मगर उस बेचारी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी इस हरकत की वजह से जूडी के दिमाग में उसे लेकर कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लग गई है। अब क्या जूडी का ये शख्स सैम को एक नई मुसीबत में डालने वाला था? खैर अभी घर पर वापस आने के बाद सैम के दिमाग में एडवर्ड की वही बातें घूम रही थी, इसी वजह से वो पूरे घर की लाइटों में एडवर्ड की उस उल्लू के बारे में सुराग ढूंढना शुरू कर देता है, मगर काफी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक से उसे याद आता है कि एडवर्ड उस दिन असाइलम से भागकर सीधा उसके बाथरूम में आया था, जिस बारे में याद आते ही सैम तुरंत ही बाथरूम की तरफ दौड़ता है और इस बार वहाँ पर लगी लाइट को खोलते ही उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। उस लाइट के अंदर सच में एक पुराने स्टोरेज रूम की चाबी छुपी हुई थी, जिसे देखते ही सैम को समझ में आ गया था कि पक्का उस पुराने स्टोरेज रूम में एडवर्ड का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। इसीलिए बिना वक्त गवाए सैम रात के अंधेरे में सीधा उस सुनसान स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है, जहां का दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही उसके सामने एक फ्रीजर जैसा बड़ा सा बॉक्स रखा था और उस बॉक्स के अंदर सच में एक मरा हुआ उल्लू पड़ा था। अब इस बेचारे उल्लू का इस सबसे क्या लेना देना है? सैम को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसी वक्त दूर रेगिस्तान में आर्ट के साथ एक बहुत ही अजीब घटना होती है, जिसे देखकर तो उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे। उसका कौवा ब्रुक्सी अचानक से तड़प तड़प कर मर गया था, जिसके अगले ही पल आसमानों से हजारों परिंदे एक साथ एक जैसे अजीब तरीके से मरकर जमीन पर गिरने लग जाते हैं और इस पूरे मंजर को देखकर आर्ट बिल्कुल सुन रह गया था। अब ये कोई आम बीमारी थी या फिर किसी अजीब ताकत का आगाज जो सबको खत्म कर देने वाला है? इधर सैम भी उस उल्लू को लेकर जब हाँफते हुए अपने घर में वापस आता है तो वहाँ पर पहले से गाय खड़ी थी, लेकिन सैम उससे बिना कुछ भी बोले सीधा घर के अंदर जाके टीवी देखने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है, क्योंकि उसके किचन में से एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी और उसे देखकर सैम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब किचन में जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर रखा उसका हथौड़ा टीवी की रोशनी पड़ने से चमक रहा था और उस हथौड़े पर उसी अजीब क्रीचर का खून लगा हुआ था जो सैम के उस पर हमला करने की वजह से लगा था। ये चीज समझ आते ही सैम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही जैक के शोक सभा वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर ब्लेन फिलहाल के लिए सबके सामने एक फॉर्मल स्पीच दे रहा था और उसे सुनकर जूडी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। उसी समय सैम बीच में आकर सबको डिस्टर्ब करते हुए जबरदस्ती वॉली से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान सैम के इस बिहेवियर की वजह से जूडी उस पर चिल्लाकर बाहर
बाहर चली जाती है, लेकिन सैम का तो जूडी के गुस्सा होने पर जरा भी ध्यान नहीं था और वो सीधा वॉली को लेकर अपने घर में चला गया था। अगर आपको याद हो तो वॉली एक डॉक्टर है जो शायद उस एलियन क्रीचर के डीएनए को टेस्ट करने में सैम की मदद कर सकता है। इसी वजह से सैम उसके सामने डीएनए के सैंपल को लेकर एक चम्मच में रखता है और चम्मच को टीवी के सामने रखकर टीवी को ऑन कर देता है। इसकी वजह से वो डीएनए एक बार वापस से चमकने लग गया था, जिसके अगले ही पल एक छोटा सा ब्लास्ट होने के कारण उसके सारे पार्टिकल पूरे घर में फैल जाते हैं और ये देखकर तो वॉली और सैम पूरी तरह से दंग रह गए थे। मगर इस समय पर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जूडी अभी भी सैम के घर के बाहर से उनके ऊपर नजर रख रही थी और अब उसे लग रहा था कि जैक को मारने के पीछे सैम के साथ साथ वॉली का भी हाथ है। इसी वजह से वो अगले ही दिन से सैम और वॉली को बहुत ही बुरी तरह से स्टॉक करना शुरू कर देती है, जिसके लिए उसने उनके रूटीन की पूरी लिस्ट बना ली थी। और इस काम को करते हुए वो इतना ज्यादा खो जाती है कि जब आर्ट वापस आके जूडी को पिछली रात की घटना के बारे में बताने की कोशिश करता है तो जूडी उसे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही जूडी वॉली को उसके काफी सारे मेडिकल इक्विपमेंट को सैम के घर में ले जाते हुए देखती है, जो उसे और भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इसीलिए वो वॉली के पास जाकर उससे इन चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉली उसे कोई भी जवाब सही से न देके सैम के घर के अंदर चला जाता है। असल में सैम के घर में सैम की इंजीनियरिंग स्किल और वॉली की मेडिकल नॉलेज मिलाकर सैम और वॉली एक ऐसी मशीन बनाने में लगे हुए थे जो उस क्रीचर के डीएनए को एनालाइज करके उसको स्टडी करने में उनकी मदद कर सके, और थोड़ी ही देर में वो लोग ऐसी मशीन बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तब उस मशीन की मदद से उस नीले खून को टेस्ट करने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि असल में वो डीएनए इतना ज्यादा अलग था कि धरती पर मौजूद किसी भी इंसान, जानवर या फिर पौधे के बायोलॉजिकल सिस्टम से उसका कोई भी मैच नहीं मिल रहा था। और इससे वो दोनों समझ चुके थे कि उनके हाथ में एक एलियन का डीएनए लगा है। मगर उस एलियन ने जैक को जान से क्यों मारा और आखिरकार वो जैक के साथ कर क्या रहा था, यही सवाल उन दोनों के दिमाग में भी चल रहे थे। और अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो चुपके से मुर्दा घर में जाकर वहाँ पर पड़ी जैक की बॉडी की ऑटोप्सी करें। सैम इसके लिए पहले थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, पर जैसा कि सच्चाई जानने का कोई और रास्ता नहीं होता तो आखिरकार वो इस पर मान ही जाता है। उधर आर्ट अपने दुखी मन के साथ एक बार वापस से उसी मशरूम वाली जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले तो अपने मरे हुए कौवे ब्रुक्सी की बॉडी को दफनाता है और बाद में काफी समय उसी रेगिस्तानी इलाके में बिताता है, जिसकी वजह से सोसाइटी की तरफ वापस जाते हुए उसे रात हो गई थी। अब जैसा की रात के समय में इस रेगिस्तान को पार करना एकदम नामुमकिन था, तो आर्ट भी फिलहाल के लिए सोसाइटी में न जाकर सोसाइटी से थोड़ा ही दूर मौजूद एक खंडर घर के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया था। तब उस खंडर के दरवाजे को खोलते हुए आर्ट के हाथ पर चोट लग गई थी, जिसके बाद जब वो खंडर के अंदर कदम रखता है तो अंदर का नजारा देखकर आर्ट को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता। दरअसल अंदर एक चमकता हुआ बीच का पेड़ लगा था, जिस पर वही स्टोन भी लगे थे जो रैनी के घर से चोरी हुए थे, लेकिन आखिरकार उन्हें वहाँ पर कौन लेकर आया है, इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास भी नहीं होता। फिर अभी आर्ट भी इस बात पर ज्यादा ध्यान न देके पेड़ से एक बीज को तोड़कर खा लेता है, जिसके अगले ही पल जो होता है उस चीज को कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। असल में बीज का बस एक बाइट लेने से आर्ट के हाथ पर लगा घाव ऐसे सही हो गया था, और इसके साथ साथ आर्ट को अपनी बॉडी के अंदर पहले से ज्यादा एनर्जी भी फील हो रही थी। ये देखकर तो आर्ट के भी होश उड़ चुके थे, मगर फिलहाल के लिए उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो पल उसे क्या बनाने वाला था। फिर उधर सोसाइटी में डेनी, जिसने बार बार स्टोन चोरी होने की वजह से अपने घर में और उन जगहों पर सर्विलेंस फिट करवा दिए थे जहाँ पर से वो स्टोन गायब हो रहे थे, उसे अचानक से एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन से उसे पता चलता है कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर कोई गया है, इसीलिए वो पैस को इस बारे में कॉल करके बताती है और तुरंत ही वहाँ पर खुद पहुँच जाती है। उस दौरान कम्युनिटी सेंटर के अंदर रखा स्टोन्स का एक डब्बा जमीन पर पड़ा था, लेकिन उस डब्बे के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उतने में ही वहाँ पर पैस भी पहुँच जाता है, जो जब रीनी के साथ सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो फुटेज में भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इस चीज से दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। अब क्या ये काम किसी चूहे वगैरह का था? दोनों के दिमाग में यही सवाल चल रहा था, जिस बारे में सोच कर रीनी का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है, और फिर पैस रीनी का मूड सही करने के लिए उसे उसके घर पर लेकर चला जाता है। अभी अभी रुक जा इमरान हाशमी की औलाद, ये कैसे मूड सही कर रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर अभी दोनों के गहरी नींद में सोने के बाद रीनी के उस अंधेरे कमरे में वही खौफनाक एलियन क्रीचर दबे पांव दाखिल होता है, जो रीनी के मुंह में अपनी पाइप जैसी जीभ को डालकर फीड करना शुरू कर देता है, और इस बारे में रीनी या फिर पैस में से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उसी बीच कम्युनिटी सेंटर में फिलहाल के लिए सिक्योरिटी हेड हैंक पहुंच जाता है, जिस दौरान उसके पास एक खास तरह की टॉर्च थी, और उस टॉर्च की रोशनी की मदद से वो एलियन क्रीचर के पैरों के निशानों को साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हैंक उन निशानों को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि सारी चीजों को पहले जैसा नॉर्मल करके चुपचाप वहाँ पर से निकल जाता है। और वैसे इस बात का मतलब साफ था कि हैंक को उस क्रीचर के बारे में सब कुछ पहले से पता है। फिर दूसरी तरफ रात के थोड़ा सा और गहरा होते ही सैम और वॉली अपने मकसद को पूरा करने के लिए चुपके से मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर
जब वो अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक जूडी उनके सामने आके उनके ऊपर पेपर स्प्रे डालते हुए उनसे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। किस्मत से इस दौरान दोनों के चश्मे से या फिर कहीं तो डबल बैटरी होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं होता और उस पल पर उन दोनों के ही दिमाग एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई साहब अब एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए। खैर इस तरह के ख्याल आने के बावजूद भी वो दोनों अपने दिमाग को जैसे तैसे शांत करते हैं और बाद में जूडी पर बिना गुस्सा करे उसे अपनी रिसर्च और साथ ही एलियन डीएनए के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं, जो चीजें जानने के बाद जूडी का दिमाग भी ठिकाने पर आ जाता है और समझ जाती है कि ये दोनों कातिल नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसीलिए वो खुद भी उन दोनों की मदद करने का फैसला करती है। इसके बाद वॉली जैक की बॉडी को निकालकर उसे चेक करने लगता है तो बॉडी पर तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, मगर जैक के मुंह को चेक करने पर वॉली के होश उड़ गए थे। वहाँ पर तो छोटे छोटे छेद थे जो जैक के दिमाग तक जा रहे थे और उन छेदों को देखकर वॉली को सारा माजरा समझ में आ गया था कि वो एलियन क्रीचर उन छेदों के जरिए जैक के स्पाइनल फ्लूइड पर फीड कर रहा था। और अभी ये बात सैम को पता चलते ही वो समझ जाता है कि एलियन क्रीचर सिर्फ जैक पर नहीं उस सोसाइटी में मौजूद हर एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर फीड कर रहा होगा। इसीलिए अभी वो वॉली से उसे और जूडी को चेक करने के लिए कहता है और उनके मुंह में भी सच में बिल्कुल सेम छेद थे और इसका मतलब कि इस सोसाइटी में रहना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो तीनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें मुर्दा घर में किसी के दाखिल होने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर सैम वॉली और रूडी से छुपने के लिए कहकर खुद वहाँ पर आने वाले इंसान के सामने आ जाता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी हेड हैंक था जो सैम को देखते ही पकड़ लेता है, मगर सैम की इस कुर्बानी की वजह से रूडी और वॉली वहाँ पर से सेफली निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब हैंक सैम के साथ क्या करेगा? क्या उसे भी उस खौफनाक एलियन क्रीचर के हवाले कर दिया जाएगा या उसे इससे भी कोई बदतर सजा मिलेगी? फिर इसके अगले दिन तक दूसरी तरफ आर्ट रेगिस्तान के उस खंडर घर से निकलकर एक गैस स्टेशन के स्टोर में पहुंच चुका होता है, जिस दौरान तक अचानक वो पहले से कई ज्यादा जवान हो गया था, जिसका मतलब कि उसने उस पीच फ्रूट को पूरा खा लिया होगा। खैर अभी ना तो आर्ट को किसी चश्मे की जरूरत पड़ रही थी और ना ही अपने कान की मशीन की। इसी वजह से वो खुश होकर सामान लेके कैश काउंटर पर पहुंचता है, पर तभी अचानक एक चोर वहां पर बंदूक लेकर पहुंच जाता है जो उस स्टोर के सारे कैश को चुराना चाहता था। लेकिन अभी आर्ट जिसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ताकत आ गई थी, वो उस चोर को बुरी तरह से जमीन पर पटक कर उसे वहाँ पर से भगा देता है और अपने वापस जवान होने की खुशी मनाने लगता है। इधर सैम को फिलहाल द बोरोस के एक अंधेरे कमरे में कैद करके रखा गया था, जहां कुछ देर बाद खुद ब्लेन दाखिल होता है और ब्लेन सैम के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर वो जैक की बॉडी का पोस्टमार्टम करके क्या जानना चाहता था। इस पर सैम बिना डरे साफ कहता है कि वो उस खौफनाक क्रीचर के बारे में सुराग ढूंढ रहा है जो इस सोसाइटी में छुपा है। लेकिन ये बात सुनने के बाद तो ब्लेन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आती है और वो अकड़ते हुए सैम को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि सैम तुम भी धीरे धीरे एडवर्ड की तरह पागल हो रहे हो और याद रखना ऐसे पागलों को हम असाइलम में डाल देते हैं जहाँ पर वो एडवर्ड की तरह ही तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। ये बात सुनने के बाद तो सैम के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्लेन को भी उस क्रीचर के बारे में सब कुछ पता है और जिसको भी उस क्रीचर के बारे में पता चलता है उसे असाइलम में डालकर पागल कर दिया जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कर अभी ब्लेन सैम को बस वार्निंग देके छोड़ देता है, जिसके बाद सैम घर पर जाकर जूडी और वॉली से मिलकर उन्हें सब बताता है कि एडवर्ड को ब्लेन ने मरवा दिया है और उसे उस क्रीचर के बारे में भी सब कुछ पता है। अभी ये जानने के बाद भी कि जिसको भी उस क्रीचर के बारे में पता चलता है उसको जान से मरवा दिया जाता है, वॉली और जूडी सैम का साथ देने का फैसला करते हैं और तब वॉली उन दोनों को बताता है कि वो क्रीचर ह्यूमंस के स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर धीरे धीरे फीड करता है, जिसकी कमी की वजह से धीरे धीरे लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और बाद में वो फ्लूइड और ज्यादा कम होने की वजह से उन्हीं लोगों की मौत भी हो जाती है। ये बताने के साथ साथ वॉली उन्हें उस क्रीचर को पकड़ने का भी एक तरीका बताता है, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ेगा जिसमें एक इंसान जैसे दिखाई देने वाले पुतले के अंदर स्पाइनल फ्लूइड को रखा जाएगा और एलियन क्रीचर के आने पर उसकी फीड करते समय वो उसको पकड़ सकते हैं। ये प्लान सच में काफी ज्यादा अच्छा था, इसीलिए तीनों ही उसके सेटअप में लग जाते हैं और सैम अपने शरीर से थोड़ा सा स्पाइनल फ्लूइड भी निकलवा लेता है। मगर अभी यहाँ पर एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वो लोग उस एलियन के ऊपर हमला कैसे करेंगे, क्योंकि एलियन उनसे कई ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उसे अटैक करना और कमजोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर थोड़ा सा सोचने के बाद सैम को अचानक याद आता है कि उस एलियन का डीएनए टीवी की रेस के साथ रिएक्ट कर रहा था और वो टीवी असल में पुराने जमाने की कैथोड रेज वाली टीवी थी और शायद कैथोड रेज वाली टीवी की मदद से उसे अट्रैक्ट और साथ ही कमजोर भी करा जा सकता है। ये चीज वॉली और रूडी को भी पूरी तरह से सही लग रही थी और वैसे भी पास के शहर में ही मौजूद सैम के घर में वैसे ही बहुत सारी टीवी भी रखी थी, क्योंकि पहले के टाइम पर वो उन्हें ही सही करा करता था। इसीलिए वो तुरंत ही जूडी के साथ उन टीवीज को लाने के लिए अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन क्या उनका ये तरीका सच में काम करेगा या फिर वो लोग धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या दूसरी तरफ जब रेनी सोकर उठती है तो उसे अपने गले में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी पैज उसके पास आकर उससे वापस से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन इस बार रेनी ने मना कर दिया था
था, क्योंकि उसके हिसाब से वो पैस से उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी और अगर बाकी सबको पैस और रैनी के रिलेशन के बारे में पता चलता तो वो लोग उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते। इस बात को सुनकर पैस थोड़ा सा दुखी होकर वहाँ पर से चला गया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही रैनी के हाथ में एक ऐसी चीज लगती है जिसे देखकर तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। असल में रैनी पिछली रात वाली सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देख रही थी, जिस दौरान ही उसकी नजर उस समय की रिकॉर्डिंग पर पड़ती है जब वहाँ पर हैंक ने जाके वहाँ की सारी चीजों को वापस से साफ कर दिया था। हैंक की इस अजीब हरकत की वजह से रैनी को हैंक के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अब वैसे इस समय तक आर्ट भी उस जादुई फल की वजह से एक अलग ही एनर्जी में झूमता हुआ द बोरोज में वापस लौट आता है, मगर अपने घर पहुंचकर जब उसे जैक की शर्ट मिलती है तो वो फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उधर जूडी और सैम अब तक सैम के पुराने घर यानी कि क्लेयर के घर पहुंच चुके थे, जहां पर सैम क्लेयर को बिना बताए अपने पुराने गराज से उन टीवीज को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और उसी दौरान वो जूडी को ये बात भी बताता है कि जब से वो सोसाइटी में आया है तब से उसे कई बार लिली के बहुत सारे अजीबोगरीब विजन्स आए हैं और उसके लिए वो एहसास सच में काफी ज्यादा अजीब होता है। अभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर क्लेयर पहुँच जाती है, जो सैम को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गई थी। असल में उसने सैम के पास काफी बार कॉल करने की कोशिश करी होती है, लेकिन एडवर्ड से मिलने के बाद से सैम ने उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया था और इवन वो अभी भी क्लेयर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। तो क्लेयर उससे बात करने की कोशिश करती रह जाती है, मगर सैम उसे बिना कोई भी रीजन दिए वहाँ पर से जूडी के साथ टीवी को लेकर निकल जाता है और इस चीज से क्लेयर को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हैंक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में रैनी को पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते वक्त 1975 का एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें एक जेल के वार्डन मिल्टन हाउसर की आग में जलकर मरने की खबर थी और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मिल्टन हाउसर हूबहू हैंक के जैसा लग रहा था। ये देखकर रैनी हैरान होकर टिम हाउसर यानी कि मिल्टन हाउसर के बेटे के घर पर पहुंच जाती है, जो अब तक खुद भी काफी बूढ़ा हो चुका था और अभी टिम से बात करने पर रैनी को और भी हैरान कर देने वाली बातें पता चलती है। असल में मिल्टन हाउसर की बॉडी कभी उनके परिवार वालों को मिली ही नहीं थी, क्योंकि उसकी मौत उसकी गाड़ी के खाई में गिरने के कारण हुई थी और उसी समय पर उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि पुलिस वालों ने उस बॉडी को मिल्टन हाउसर के परिवार वालों को देने से मना ही कर दिया। यही बताते हुए टिम रैनी को मिल्टन हाउसर की और भी पुरानी फोटोज दिखाता है, जिस दौरान एक फोटो को देखकर रैनी को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस फोटो के अंदर मिल्टन हाउसर एक और आदमी के साथ खड़ा था, जो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद ब्लेन था और 1970 की उस फोटो में भी ब्लेन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो अभी लगता है। और क्या ब्लेन और हैंक 1970 से अब तक बिल्कुल वैसे ही जिंदा हैं? अगर हाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बारे में सोच कर अभी रैनी का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। खैर उसी समय आर्ट जो पूरी तरह से टूट चुका था, एक बार में उसकी मुलाकात ब्लेन की बीवी एनालिस से होती है, जो चालाकी से आर्ट के दिमाग में जूडी के खिलाफ और ज्यादा जहर घोलना शुरू कर देती है ताकि वो आर्ट को सीड्यूस कर सके। मगर थोड़ी ही देर में अचानक आर्ट के शरीर में उस अजीब फल की वजह से रिएक्शन होने लगता है और वो भागकर बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ जाते ही उसका शरीर एकदम पहले जैसे बूढ़ा और कमजोर होने लग गया था। ये देखकर वो तुरंत ही अपने बैग से उस पीच के बीज को निकालकर उसे खाने की कोशिश करता है, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त उसके सामने एनालिस भी पहुंच जाती है, जो उसकी इस हालत को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी और अभी वो तो बस आर्ट के बेहोश होने का इंतजार कर रही थी। फिर इसके बाद आर्ट की आंख खुलने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां एनालिस उसके साथ थी और तब एनालिस उससे जानने की कोशिश करती है कि आर्ट वापस से जवान कैसे हो गया था, मगर आर्ट तो उसे इस बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। इससे गुस्से में आकर एनालिस वहाँ पर से चली जाती है, जिसके जाते ही आर्ट जल्दी से अपनी जेब को चेक करता है, जहाँ पर वो पीच का बीज अभी भी मौजूद था और उसे देखकर आर्ट के मन को थोड़ी सी शांति मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ बैज इस समय पर अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था, जिस दौरान तक रैनी ने उसे इस बारे में बता रखा होता है कि वो हैंक के बारे में छानबीन करना चाहती है और उसी बारे में सोचते हुए बैज को याद आता है कि उसके ऑफिस में भी एक ऐसा बेसमेंट एरिया है जहाँ पर जाने की परमिशन उसके पास तो नहीं थी, लेकिन हैंक अक्सर वहाँ पर जाता रहता था। उस बारे में याद आते ही आज पहली बार बैज चुपके से बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर से छोटे छोटे रास्ते कहीं पर जा रहे थे, पर फिलहाल के लिए बैज का टारगेट सामने मौजूद एक लॉक हुआ डोर था। उस दरवाजे के पीछे से अभी भी पैस को हैंक की आवाजें आ रही होती हैं, जिन्हें सुनकर वो हैंक के निकलते समय पर छुप जाता है और हैंक के वहाँ पर से जाने के बाद जब वो खुद उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर तो उसकी फट के 4 से 64 हो जाती है। हालांकि उसने क्या देखा इस बारे में तो हमें आगे ही जानने के लिए मिलेगा, पर फिलहाल के लिए वो बेसमेंट से सीधा ऊपर जाने वाला था, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही हैंक पीछे से आकर उसके गले में एक इंजेक्शन लगाते हुए उसे बेहोश कर देता है और अब वो पैस के साथ क्या करेगा इस बारे में भी हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं अब तक सैम, बॉली और रूडी भी अपने प्लान को
एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे थे। और जैसा कि उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि कैथोड रे टीवी उस क्रीचर को अट्रैक्ट भी कर सकती है, तो इसका मतलब कि वो रात होने से पहले भी उस एलियन को घर में बुला पाएंगे। इसी वजह से वो अपने सेटअप को पूरी तरह से सेट करके छुपकर उस क्रीचर के आने का वेट करने लगते हैं। जिस दौरान जूडी ने एक बंदूक भी ले रखी थी और अभी क्रीचर के वहाँ पर आने पर वो तीनों उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। तभी जूडी, जिसको अपनी प्रेमी की मौत का बदला लेना था, वो सीधा क्रीचर के सामने जाकर उसको शूट भी कर देती है और तभी वो क्रीचर उन तीनों के ऊपर गुर्रा कर अचानक से किचन की तरफ भाग जाता है। फिर जब वो तीनों खून के निशानों का पीछा करते हुए किचन में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर ओवन के अंदर गया था और ओवन को खोलने पर उसके नीचे एक छुपा हुआ रास्ता था। वो क्रीचर रोज सबके घरों में उसी रास्ते से ट्रेवल करता था, जिसे देखकर तो तीनों का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। पर जैसा कि वो क्रीचर घायल था तो तीनों नीचे उतरकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि तब बोरोस के ठीक नीचे ऐसी सुरंगें थी जो बोरोस में मौजूद हर एक घर के अंदर जाती थी और अभी उन्हीं सुरंगों में आगे बढ़ते हुए सैम को वापस से एक पजल का टुकड़ा दिखाई देता है जो उसके सपने की तरह ही अचानक से ग्लिच करके गायब हो गया था। उसे देखकर कहीं न कहीं सैम को एहसास हो चुका था कि वो लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही आखिरकार उन्हें वो जख्मी क्रीचर भी मिल जाता है। उस दौरान वॉली तो उस क्रीचर को एग्जामिन करने के लिए उसकी जान बचाना चाहता था, मगर जूडी उसे तुरंत ही शूट करके खत्म कर देती है और इस तरह से उसके प्रेमी जैक की मौत का बदला पूरा हो जाता है। पर तभी उस क्रीचर की शक्ल को ध्यान से देखने पर सैम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि असल में ये वो क्रीचर था ही नहीं जिसे सैम ने उस रात जैक के घर में देखा था। तभी अचानक पूरी सुरंग में एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजने लगती है, जिससे ये चीज साफ हो रही थी कि आसपास सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी कई सारे सेम तरह के एलियन क्रीचर थे। ये चीज समझ आते ही उन तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और तभी सैम को फिर से लिली का खौफनाक विजन दिखाई देता है, जिसमें इस बार लिली उस मरे हुए क्रीचर के पास खड़ी होकर पागलों की तरह रो रही थी। हालांकि अभी सैम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर रूडी और वॉली के साथ बाहर जाने की कोशिश करने लग जाता है। जिस दौरान अचानक से उन्हें टनल के दूसरी तरफ से आर्ट के चिल्लाने की आवाज आती है और उन तीनों के उसके पास जाने पर वो एक अजीब सी इंसानी फीमेल मॉन्स्टर को आर्ट का पीछा करते हुए देखते हैं। तब उस मॉन्स्टर को देखकर तो जूडी ने उसकी तरफ कई सारी गोलियां चला दी थी, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाती है और फिर आर्ट उन्हें टनल के अंदर से ही उस पीच ट्री वाले खंडर के अंदर लेकर चला जाता है, जिसके गेट से बाहर निकलकर वो गाड़ी की मदद से सोसाइटी की तरफ जाने लग गए थे। हालांकि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कौन थी, वो आर्ट के पीछे क्यों पड़ी थी और आखिरकार आर्ट यहाँ पर कर क्या रहा है। इस पर आर्ट उन्हें उस पीच ट्री, एनालिस से मुलाकात और बाकी चीजों के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि वो अपनी जवानी को लौटाने के लिए रेगिस्तान में मौजूद उसी खंडर घर में वापस आया था, मगर तब तक वहाँ पर मौजूद पेड़ पूरी तरह से सूखकर बेजान हो चुका था। उसी समय पर एनालिस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी, जो आर्ट को बताती है कि असल में वो काफी लंबे समय से जिंदा है और उसने इस पूरी जगह को 1940 में अपने पति यानी कि ब्लेन के साथ खरीद लिया था। उस समय पर ब्लेन और एनालिस के इतने समय तक जिंदा रहने की बात को सुनकर आर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी एनालिस उसे असली बात बताती है कि वो आर्ट से जवान होने का राज इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि वो जिस तरीके से जवान हुए हैं उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, मगर आर्ट का तरीका बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। अभी ये बात सुनने के बाद आर्ट डरते हुए एनालिस को उस पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके साथ साथ उसने अपने पास मौजूद बीज भी एनालिस को दे दिया था और अभी उस बीज को देखते ही एनालिस उसे बिना सोचे समझे निगल जाती है। ऐसा करने से उसे शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होता, मगर थोड़ी ही देर में एनालिस एक काले कलर की उल्टी करती है और उसका शरीर बुरी तरह से तड़पने लगता है। फिर इसके तुरंत बाद ही वो खुद ही उस भयानक मॉन्स्टर में बदल गई थी, जो देखकर आर्ट भागकर खंडर के अंदर ही मौजूद एक टनल में चला गया था, जो टनल भी सोसाइटी की ही टनल से जुड़ी हुई थी। और जब टनल के अंदर सैम और उसके साथियों ने आर्ट की जान बचाई थी तो आर्ट को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने वाली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि खुद एनालिस ही थी। प्रेजेंट टाइम में ये सब जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ इस समय पर ब्लेन अपने घर में एक जूस में अजीब तरह का गोल्डन लिक्विड डालकर पीता है, जो शायद से वही चीज थी जिसकी वजह से वो इतने समय से जवान थे। इवन वही लिक्विड खुद हैंक के पास भी था, जिसको पीने के तुरंत बाद जब वो पैस के फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब उसे पैस के साथ साथ रिनी को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिनी ने हैंक की वो पुरानी फोटोज पैस के फोन में भेजकर उसे हैंक की सच्चाई बताने की कोशिश करी थी और इससे हैंक को समझ में आ चुका था कि रिनी को भी उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसी वजह से अभी वो तुरंत ही रिनी के घर पर जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस दौरान शुरू में तो रिनी वहाँ पर से भागने की कोशिश करती है, मगर हैंक उसे पकड़कर बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद रिनी की आंख खुलने पर वो खुद को अपनी ही गाड़ी की डिग्गी के अंदर कैद पाती है, जिस दौरान उसके ठीक बराबर में पैस भी बेहोश पड़ा था और असल में अभी फिलहाल के लिए हैंक उन्हें मारने के लिए खाई के पास लेकर आया था।
इस दौरान वो उन्हें वापस से बेहोश करने के लिए सबसे पहले तो एग्जॉस्ट पाइप डिग्गी के अंदर कनेक्ट कर देता है, मगर इस दौरान रेनी सिर्फ बेहोश होने का नाटक करती है और जब हैंक उसे स्टीयरिंग व्हील पर बांधकर गाड़ी को खाई में फेंकने वाला होता है, ठीक उसी पल पर टिनी अपनी रस्सी को ढीला करके जल्दी से हैंक की टेजर से उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। इस बीच जब हैंक उससे लड़ने की कोशिश करता है तो धोखे से हैंक का पैर टेस के ऊपर पड़ जाता है, जिससे हैंक तो गाड़ी समेत खाई में गिरने लग गया था, मगर बिल्कुल सही समय पर टिनी पैस के साथ गाड़ी से ऊपर ही कूदने में कामयाब हो गई थी। इससे उन दोनों की जान तो बच जाती है, पर क्या इस बार हैंक सच में मर गया होगा? दोनों यही सोचते हुए फिलहाल रोड के पास चले जाते हैं, जहाँ से किस्मत से सैम और उसके साथियों की गाड़ी भी गुजर रही थी और अभी टिनी और पैस को देखकर उन लोगों ने उन्हें भी गाड़ी में बिठा लिया था। तब सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिलहाल के लिए एक डाइनर में रुकने का फैसला करते हैं ताकि ब्लेन और उसके साथियों ने कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। इधर ब्लेन को भी अब तक हैंक, उस क्रीचर के मारे जाने और एनालिस की हालत के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो सबसे पहले तो एनालिस को घर में लाकर उसी गोल्डन लिक्विड में डुबाता है, जिससे एनालिस जल्दी से जल्दी सही हो जाती। इसके बाद ब्लेन हैंक की गाड़ी के पास जाकर उसकी बॉडी को भी सोसाइटी में वापस लेकर आ जाता है और अब तक ब्लेन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि सैम उसके और उसके साथियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसीलिए ब्लेन सैम को रास्ते से हटाने की फिराक में होता है। इसके लिए वो तुरंत ही सैम की बेटी क्लेयर के पास जाकर उससे कहता है कि उसका बाप सैम शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, क्योंकि वो अजीब अजीब मॉन्स्टर की बातें करता रहता है और ब्लेन का ये नाटक क्लेयर के ऊपर सच में काम भी कर रहा था, जैसा कि सैम कई दिनों से उसके साथ सही तरह से बात नहीं कर रहा होता और जब वो घर पर आया था तब भी वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से क्लेयर को 100% इस बात पर भरोसा हो जाता है। इधर पैच, जिसने बेसमेंट में मौजूद उस लॉक्ड रूम के अंदर का नजारा भी देखा था, वो सबको बताता है कि असल में उस कमरे के अंदर कई सारे पिंजरे हैं और उन पिंजरों के अंदर बहुत सारे एलियन क्रीचर को कैद करके रखा हुआ है। इसका मतलब कि ब्लेन और उसके सारे साथी किसी न किसी तरह से इन्हीं क्रीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे और शायद उनकी ही किसी ताकत की वजह से वो जवान भी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा राज तो अभी उनके सामने एक पहेली बनकर रह गया था, क्योंकि उन मॉन्स्टर का खून तो नीला था, जबकि हैंक और ब्लेन तो अपने आप को जवान रखने के लिए सुनहरे कलर के लिक्विड का इस्तेमाल करा करते थे। उस लिक्विड को पैज ने हैंक को काफी बार पीते हुए देखा था, इसीलिए वो सभी लोगों को इस बारे में भी बताता है। और अब आखिरकार इस नीले लिक्विड और गोल्डन लिक्विड के बीच में असली खेल क्या है, वो सभी लोग इस बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर इसके बाद रात के समय में जैसे ही वो लोग डाइनर से बाहर आते हैं, तभी ब्लेन अपनी कई गाड़ियों के साथ डाइनर के बाहर पहुंच जाता है, जिसे अब तक उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और अभी वो सबको उठाकर सीधा सोसाइटी के अंदर लेकर चला गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन लोगों को सजा देने की बजाय ब्लेन उनके सामने एक अजीब सी डील रखता है, जिसमें वो कहता है कि अगर वो लोग इन क्रीचर का शिकार करना बंद कर दें, सब कुछ सीक्रेट रखें और कम्युनिटी के अंदर ही रहें, तो वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी को जी सकते हैं। इसके बदले में वो मॉन्स्टर उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर इन चीजों के बदले में वॉली और सैम को ब्लेन के लिए काम करना पड़ेगा। तो कोई और रास्ता न होने की वजह से वॉली तो इस डील के लिए तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि बदले में उसे अपने कैंसर को रोकने के लिए वो गोल्डन कलर का लिक्विड भी मिलने वाला था। मगर सैम ने तो इस काम को करने से साफ मना कर दिया था। इसी वजह से सैम और उसके बाकी साथियों के पैरों में एक मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाकर उन्हें उनके घर में ही छोड़ दिया जाता है, ताकि वो लोग इस सोसाइटी से भागने की कोशिश करें तो ब्लेन को इस बारे में पहले से पता चल जाए। और अब उन लोगों को एक दूसरे से मिलने की परमिशन भी नहीं थी। इसके बावजूद अभी भी सैम हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और क्रीचर से खुद को बचाने के लिए अपने घर में टीवी पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिस दौरान ही अचानक से उसे टीवी स्क्रीन पर एक बार वापस से लिली के विजन दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें लिली रोते हुए कह रही थी कि वो एक जगह पर कैद है और सैम को उसे आजाद करने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस खौफनाक विजन से परेशान होकर सैम तो अभी के लिए बाहर की तरफ चला गया था, जहाँ पर मौजूद आर्ट से बात करते हुए उसे उस रेगिस्तान के बारे में याद आता है और तब सैम फैसला करता है कि वो सोसाइटी से बाहर मौजूद 20 माइल्स के उस बड़े रेगिस्तान को पैदल पार करेगा और दूसरी तरफ पहुंचकर किसी तरह से क्लियर से कांटेक्ट करके उससे मदद लाने के लिए कहेगा। आर्ट को तो ये हरकत पूरी तरह से पागलपन लग रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा करने से रात के समय में ठंडी के कारण सैम पक्का मारा जाएगा। मगर सैम तो अब ये करने का मन पक्का कर चुका था, इसी वजह से वो सबसे पहले अपने मॉनिटरिंग डिवाइस को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने रेडियो की मदद से मॉनिटरिंग डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को मैच करता है और उसी फ्रीक्वेंसी की मदद से उसे अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है। इसके तुरंत बाद शाम होते ही वो एक बहुत ही बड़े से कैन में पानी भरकर रेगिस्तान की तरफ चला गया था और ठीक इसी समय पर दूसरी तरफ वॉली को ब्लेन की टीम में शामिल होने की वजह से एक शानदार पार्टी और साथ ही पीने के लिए वो गोल्डन लिक्विड मिल चुका था। इससे वॉली काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उससे वहाँ पर कितना खौफनाक काम करवाया जाने वाला है। खैर इधर सुबह तक सैम किस्मत से रेगिस्तान को पैदल पार करने में सच में कामयाब हो जाता है, जिसको पार करते ही वो वापस से एक डाइनर में जाकर क्लियर को कॉल करके उसे डाइनर में बुला लेता है और क्लियर के डाइनर में आते ही सैम उसे सारी बातें बता देता है।
तब उन बातों को सुनकर क्लेयर काफी ज्यादा हैरान होकर सबसे पहले तो सैम को अपने घर ले जाने लगती है, जिस दौरान थका होने की वजह से सैम रास्ते में ही सो गया था। पर बाद में उसकी आंख खुलने पर वो अपने आप को उसी सोसाइटी के असाइलम के सामने खड़ा पाता है, जिस सोसाइटी से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर निकला था। दरअसल सच में ब्लेन ने क्लेयर के दिमाग को बहुत ही बुरी तरह से ब्रेन वॉश करा था और क्लेयर सैम की मॉन्स्टर वाली बातों को सुनकर उसे दिमागी रूप से वीक समझकर उसे असाइलम में ही छोड़कर जा रही थी। इसे सैम पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने मन में क्लेयर को माफ भी कर देता है। दूसरी तरफ ब्लेन फिलहाल के लिए सैम के पकड़े जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो वॉली के पास जाकर उसे बताता है कि उसे उनके सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर एक बहुत ही खास पेशेंट की जान बचानी होगी जो धीरे धीरे मर रही है, और अगर वॉली ऐसा करने में नाकामयाब रहता है तो वॉली और उसके सभी साथियों को जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर तो वॉली के होश उड़ जाते हैं, पर जैसा कि अब वो इस काम के लिए मना नहीं कर सकता था तो वो ब्लेन के साथ उस पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। वो पेशेंट असल में देखने में तो एक खौफनाक बुढ़िया थी, लेकिन उसकी सच्चाई तो कुछ और ही होती है। दरअसल वो एक एलियन थी जिसे सब मदर बुलाते थे, और टनल्स में मौजूद सारे एलियन क्रीचर उसके ही बच्चे थे। वो बच्चे बूढ़े लोगों का स्पाइनल फ्लूइड लाकर उस मदर को फीड करते थे, और बाद में मदर के ब्लड से ही ब्लेन उस गोल्डन लिक्विड को निकालता था। और वैसे पहले के समय पर मदर भी बिल्कुल अपने बच्चों के जैसी ही दिखाई देती थी, मगर वो अब तक ह्यूमन स्पाइनल फ्लूइड को इतना ज्यादा मात्रा में फीड कर चुकी थी कि वो इंसानों जैसे लगने लग गई, और अभी इंसानों की तरह ही बूढ़ा होने की वजह से उसका शरीर बहुत ही कम मात्रा में खून को प्रोड्यूस कर रहा था। और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ब्लेन के पास एक दिन वो गोल्डन लिक्विड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ब्लेन मदर की इसी चीज को सही करना चाहता था, जिस पर वॉली उसकी मदद करने के लिए मान तो जाता है, मगर वॉली के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि वो मदर के ब्लड से ऐसी दवाइयाँ भी बना सकता है जो किसी भी बीमारी को सही कर सकती है, और खुद भी उस ब्लड को पीने के बाद वॉली अपने अंदर काफी बदलाव महसूस कर रहा था। खैर इसी बीच पैस, जिसके बारे में किस्मत से ब्लेन को पता नहीं चला होता, उसे उसकी जॉब पर वापस रख लिया जाता है, और वो अचानक से रेनी के पास जाकर उसे बताता है कि आज द बोरोस की 75th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, जिस मौके पर सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग बड़े आराम से अपने साथियों को लेकर यहाँ पर से निकल सकते हैं। ये आइडिया डैनी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और तब पैज उसको एक वॉकी टॉकी भी देता है, जिसके बारे में जल्दी ही डैनी ने जूडी और आर्ट को भी बता दिया था, और उस समय तक पैज को मदर एलियन के बारे में भी पता चल चुका था, जिसके बारे में भी वो सबको बता देता है। तब मदर एलियन के बारे में जानने के बाद वो लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वॉली फिलहाल के लिए मदर को बचाने का एक तरीका ढूंढ लेता है। दरअसल मदर के ब्लड के ऊपर टेस्ट करके उससे पता चला था कि अगर मदर के ब्लड को उसके बच्चों के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो मदर की जान को बचाया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के बहुत ज्यादा रिस्की होने की वजह से सीनियर डॉक्टर ऐसा करने के लिए साफ मना कर रहा था। तब उसके ज्यादा बड़बड़ करने की वजह से ब्लेन तुरंत ही उसे शूट करके खत्म कर देता है, और उसकी जगह पर वॉली को इंचार्ज बनाते हुए कहता है कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करो। हालांकि ये प्रोसेस करना वॉली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इस प्रोसेस के बीच में मदर की जान भी जा सकती थी, लेकिन ब्लेन के डर की वजह से वॉली इस काम को खत्म करने की कोशिश में लग जाता है, और उसी समय पर ब्लेन अपनी वाइफ एनालिस, जो अब तक पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी थी, उसके साथ मिलकर सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाता है। इस बीच सैम अपना जीवन असाइलम में बहुत ही बुरी तरह से काट रहा था, जहाँ पर रोज उसके दिमाग से स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता था, और उसी वजह से अब सैम के सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि एडवर्ड वहाँ से कई बार भागा था, तो इसका मतलब साफ था कि वहाँ पर से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर है, और इस बारे में याद आते ही सैम उस रास्ते के बारे में पता करने की कोशिश में लग जाता है, जिस कोशिश में ही उसकी मुलाकात असाइलम में मौजूद एक औरत से होती है जो अपने रूम से बाहर नहीं आती थी, और अभी उससे बात करने पर वो सिगरेट पीते हुए सैम को बाहर जाने के रास्ते के साथ साथ एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर तो सैम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। असल में उस औरत को भी मदर एलियन के बारे में सब कुछ पता था, जिसका रीजन ये था कि मदर एलियन जिस इंसान को काबिल समझती है वो अपनी साइकिक पावर की मदद से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और जब भी वो ऐसा करती है तो आसपास मौजूद काफी सारे परिंदे मारे जाते हैं। इसी वजह से एडवर्ड के पास मौजूद वो उल्लू, आर्ट का कौवा ब्रुक्सी और रेगिस्तान में मौजूद बहुत सारे परिंदे मारे गए थे, क्योंकि उस समय पर मदर एलियन लगातार सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके कांटेक्ट करने का तरीका भी काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि वो सबके सामने उसी रूप में आया करती थी जिस इंसान से वो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब जैसा कि सैम सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी लिली से करता था, तो इसी वजह से मदर उससे लिली के विजन्स के जरिए बात करने की कोशिश कर रही थी, और यही रीजन भी था कि क्यों लिली क्रीचर के मरने के बाद सैम के विजन में क्रीचर को देखकर रोती जा रही थी। वो बच्चा असल में मदर का ही था, और ये चीज तो आप लोग समझ ही चुके हो कि लिली के रूप में मदर ही सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर अभी ये सब समझ आते ही सैम का दिमाग तो चकरा जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मदर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर क्यों रही है। खैर अब इसी बीच सैम के घर में क्लेयर उसका सामान लेने के लिए आई हुई थी, जिस दौरान ही उसके पास काय यानी कि कहानी की शुरुआत वाली वो मैनेजर भी आ जाती है, और उसके सामने अचानक से क्लेयर ने गलती से अपने पिता के टीवी सेटअप को ऑन कर दिया था। तब उससे निकलने वाली कैथोड रेस की वजह से अचानक से काय एक मॉन्स्टर जैसे रूप में आने लग गई थी, जिस दौरान क्लेयर सबसे पहले तो टीवी को बंद करती है और बाद में काय के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, मगर अभी के लिए उसे समझ
समझ में आ चुका था कि उसके पिता यानी कि सैम की बताई गई एक एक बात पूरी तरह से सच थी। ठीक इसी समय पर डैनी, जूडी, पैज और आर्ट भी एक वैन को लेकर असाइलम की तरफ जा रहे थे ताकि वो किसी तरह से सैम को वहाँ पर से निकालकर वैन में छुपा सके और मौका मिलते ही इस सोसाइटी से हमेशा के लिए बाहर जाके आजाद हो सके। अभी असाइलम में पहुंचकर पैज अपने गार्ड होने का फायदा उठाकर सबसे पहले वहाँ के सीसीटीवी को डिसेबल करता है, जिसकी वजह से ही जूडी और साथी रैनी असाइलम के अंदर सैम को ढूंढने के लिए चले गए थे और वहीं सैम फिलहाल के लिए उसी औरत के पास था जो सैम को उसके सवाल का जवाब देती है कि असल में मदर उन लोगों से कांटेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसको बचा ले। दरअसल ब्लेन ने मदर को कई दशकों से अपने साथियों के साथ एक कैद में रखा हुआ है ताकि वो उसकी मदद से हमेशा जवान रह सके, लेकिन मदर तो शुरू से ही आजाद होना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद सैम को उस मदर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके तुरंत बाद ही वो वहाँ पर से जाने लग गया था और तभी वो औरत उसको याद दिलाती है कि सैम को बाहर जाने के लिए 5:15 तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिस परफेक्ट समय पर हर रोज स्टाफ का एक बंदा मेन गेट से अंदर आता है, जिस गेट को दोबारा बंद होने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है और अगर सैम को यहाँ पर से भागना है तो उसे 1 मिनट में ही सब कुछ करना पड़ेगा। तब सैम भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे वो बाहर जाने में कामयाब हो गया था और बाहर जाते हुए उसे जूडी और साथी डैनी ने भी देख लिया था। इवन उसी समय तक सैम की बेटी क्लियर खुद भी असाइलम में पैस के पास पहुंच चुकी थी क्योंकि अब वो सैम को बाहर निकलवा कर सीधा उसे अपने घर पर लेकर जाना चाहती थी, जिस बारे में पैस को पता चलने पर वो भी क्लियर की मदद करने लग जाता है और थोड़ी ही देर में सैम के सामने उसके सारे साथी और उसकी बेटी भी पहुंच जाती है। इसके बाद वो लोग जल्दी से बाहर मौजूद आर्ट की वैन में चढ़कर वहाँ पर से निकलने लगते हैं और अब जैसा कि सेलिब्रेशन का समय नजदीक आ रहा था तो वो लोग सोसाइटी से आसानी से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन अभी सोसाइटी से थोड़ा सा दूर जाते ही सैम को एहसास होता है कि उसे जाकर मदर की मदद भी करनी है, इसीलिए वो गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए कहता है। लेकिन अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें सच में मदर की मदद करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। पर तभी रैनी के पास एक ऐसी कॉल आती है जिस कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो कॉल असल में वॉली की थी, जिसने लैब से मदर को किडनैप कर लिया होता है क्योंकि वो जानता था कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान पक्का मदर मारी जाएगी और वॉली ऐसा नहीं चाहता था। इसी बारे में डैनी को पता चलने पर वो भी वैन को मुड़वा लेती है क्योंकि वॉली के ऐसा करने का मतलब साफ था कि अब सैम और उसके साथियों के पास सच में मदर को बचाने का मौका है। अभी सोसाइटी में वापस जाने के बाद वो सभी लोग कम्युनिटी सेंटर में मिलते हैं, जहाँ पर वॉली अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो मदर के ब्लड से हर खतरनाक बीमारी का इलाज बनाना चाहता है, लेकिन बाकी सब लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। तभी अचानक मदर अपनी टेलीपैथी पावर का इस्तेमाल करके सैम से भी कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो बस अपने बच्चों के साथ मरना चाहती है क्योंकि सभी लोग बस उसके ब्लड का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और सच में अब उसका जीने का मन बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ मदर सैम को ये भी कहती है कि सैम उसे उसी पीच ट्री के पास लेकर चला जाए क्योंकि वो असल में वही जगह थी जहाँ पर मदर सबसे पहले अपनी स्पेसशिप से आई थी। और अभी जब सैम इस बारे में सभी लोगों को बताता है तो वॉली थोड़ा सा चिढ़ जाता है। दरअसल वॉली मदर के ब्लड के जरिए अपने कैंसर की दवाई भी बनाना चाहता था, जिस बात के समझ आते ही ट्रेनी वॉली से बहुत ही प्यार से बात करते हुए उसे समझाती है कि ये करना जरूरी नहीं है और तब वॉली भी उसकी बात को समझते हुए सभी लोगों का साथ देने का फैसला करता है। अब वैसे इस समय तक दूसरी तरफ ब्लेन और एनालिस को भी मदर के गायब होने के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से उन लोगों ने सोसाइटी से निकलने के सभी एग्जिट को सील करवा दिया होता है। मगर अभी ब्लेन को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सैम और उसके साथी इस बार टनल के रास्ते आगे बढ़ने वाले थे। उस समय पर टनल में जूडी और आर्ट को छोड़कर सभी लोग जाते हैं क्योंकि वो दोनों ऊपर ही ब्लेन और उसके साथियों का ध्यान भटकाने के लिए रुक गए थे और थोड़ी ही देर में ब्लेन एनालिस और अपने बहुत सारे साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच भी गया था। तब वो तुरंत ही जूडी और आर्ट से सैम और मदर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। तब इससे गुस्से में आकर एनालिस ने तो बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए एक चक्कू सीधा जूडी के पेट में घोप दिया था, जो देखकर एक बार को तो आर्ट का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और वो टूट कर आखिरकार बता ही देता है कि वो लोग टनल के अंदर गए हैं। ये सुनते ही ब्लेन तुरंत ही अपने आदमियों से टनल में जाकर जाल बिछाने के लिए कहता है और आखिरी सांसें गिनती हुई जूडी और आर्ट को होस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर टनल में आगे बढ़ते हुए मदर एलियन अचानक उस पीच ट्री वाले खंडर की जगह दूसरी तरफ इशारा करने लग गई थी, जो देखकर शुरू में तो सैम को कुछ भी समझ में नहीं आता और तब मदर उसे बताती है कि ब्लेन ने उसके कई सारे बच्चों को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और वो उन्हें भी फ्री करवाना चाहती है। हालांकि ये करना सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था क्योंकि ब्लेन के साथ ही चारों तरफ उन्हें ही ढूंढ रहे होंगे, पर इसके बावजूद भी सैम इस काम को करवाने के लिए मान जाता है। इसकी वजह से सैम और उसके साथियों की टीम एक बार फिर से 2 हिस्सों में बट जाती है, जिस दौरान पैस और टिनी तो बच्चों को छुड़ाने के लिए दूसरी तरफ जाने लग गए थे, जबकि सैम और बाकी लोग मदर को लेकर सीधा खंडर की तरफ जाने लग जाते हैं। तब लॉक हुए उस कमरे के अंदर पहुंचने पर पैस और टिनी को एहसास होता है कि उन्हें कैद क्रीचर को फ्री करवाने के लिए खास की जरूरत पड़ेगी, जो की उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। और तभी अंधेरे से उनका एक ऐसा मददगार सामने आता है जिसकी उन दोनों में से किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी होती। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद हैंक था, जो उस खाई से गिरने के बाद भी सर्वाइव कर गया था, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसी वजह से ब्लेन ने उसे बेरहमी से क्रीचर के बच्चों का ध्यान रखने के लिए नीचे छोड़ दिया था।
हैंक इसी वजह से यहाँ पर से आजाद होना चाहता था और अभी जैसे ही सारे पिंजरे खुलते हैं तो सारे क्रीचर फ्री हो जाते हैं। इधर सैम का ग्रुप भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर आगे बढ़ते हुए अचानक से वो ब्लेन के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता और अब उन्हें पास वाले घर में ऊपर चढ़कर आना पड़ता है। तब किस्मत से जिस घर में वो आते हैं वो घर सैम का ही था, जहाँ पर आते ही क्लियर समझ गई थी कि जल्दी ही यहाँ पर ब्लेन और एनालिस अपने बहुत सारे गार्ड के साथ पहुंच जाएंगे। इसी वजह से वो तुरंत ही सैम के घर में रखे सारे के सारे टीवी को हथियार बनाने का फैसला करती है और उन्हें एक एक करके गैराज में रख के उनका सेटअप भी कर देती है। उनका सेटअप खत्म होने के बाद थोड़ी ही देर में ब्लेन अपने काफी सारे हथियारबंद साथियों के साथ घर के बाहर पहुंच गया था, जिन्हें देखते ही क्लियर टीवी को शुरू कर देती है और उसकी रेस सच में ब्लेन, एनालिस और उसके साथियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से ब्लेन के कई साथी तो तुरंत ही राख में बदल गए थे और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ब्लेन और एनालिस भी उन रेस को नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है और उसी समय पर पूरे के पूरे बोरोस में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। इस सब के बीच जूडी के जख्म भी बद से बदतर होते जा रहे थे, जिस दौरान ये साफ था कि उसके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जो देखकर आर्ट बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। लेकिन तभी ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर तो सभी लोग दंग रह गए थे। वो मदर एलियन अपना कांपता हुआ हाथ जूडी के जख्मों के ऊपर रखती है, जिसके अगले ही पल जूडी पूरी तरह से सही हो गई थी और अब जैसा कि उन लोगों के रास्ते से ब्लेन भी हट चुका था, इसीलिए सैम जल्दी से उस मदर को उसके पीच ट्री के पास पहुंचा देता है। इस दौरान मदर सैम को वार्निंग देती है कि वो अब फटने वाली है, इसी वजह से सैम को वहाँ पर से भाग जाना चाहिए, जो सुनने के बाद सैम भी वहाँ पर से जाने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लेन पहुँच जाता है, जिसकी जान पिछले हमले में जैसे तैसे बच गई थी। वो भी एक पत्थर उठाकर सैम के सर पर दे मारता है, जिससे सैम जमीन पर गिर गया था और जैसा कि सैम की वजह से एनालिस की मौत हुई थी तो ब्लेन काफी गुस्से में उसे खत्म कर देना चाहता था। तभी अचानक मदर एलियन के जिस्म से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसका मतलब कि वो भी जल्दी ही ब्लास्ट होने वाली थी और इसी वजह से उसके सारे के सारे बच्चे उसके अगल बगल आकर आसपास खड़े हो गए थे। ये देखकर सैम को सोचते हुए थोड़ा सा वेट करता है और जैसे ही ब्लास्ट होने वाला होता है सैम तुरंत ही ब्लेन को पकड़ लेता है, जिसका मतलब कि अब वो ब्लेन को खत्म करने के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार था। इसके अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत ही भयानक धमाका होता है, जिस धमाके में ब्लेन चिल्लाते हुए वहीं पर राख में बदल गया था। लेकिन सैम के साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। वो अचानक से खुद को एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर पाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मरी हुई वाइफ लिली से होती है और ये चीज असल में मदर एलियन का सैम के लिए गिफ्ट था, जिसकी वजह से सैम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही सैम की आंख सीधा वापस से उसी खंडर में खुलती है, जहाँ पर मदर एलियन अब तक सुकून से सो चुकी थी और उतने भयानक धमाके में सैम की जान उसकी वजह से ही बची होती है। इससे खुश होकर सैम तुरंत ही अपने बाकी सारे साथियों के पास पहुँच जाता है, जो सब भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उनके दिमाग में लगातार यही चीज चल रही थी कि वो लोग बूढ़े जरूर हैं, लेकिन उनके कारनामों ने ये चीज साबित कर दी है कि जिंदगी के ढलते समय में भी वो लोग सबसे तेज और सबसे मस्त इंसान हैं। बाकी इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मगर दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है कि जब एक जगह से मौत का साया हटता है तो दूसरी तरफ एक ऐसी तबाही जन्म लेती है जो इंसानी सोच को ही मौत के घाट उतार दे। अब हम कदम रखने वाले हैं एक ऐसे कोहरे में जिसके अंदर न जाने किस किस तरह के अजीबोगरीब क्रीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि उस कोहरे के अंदर कदम रखते ही कोई इंसान कट पिट कर मरता है तो किसी को इतनी खौफनाक मौत आती है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसी बीच ब्रायन नाम के एक सोल्जर की आंख जंगल के बीच में खुलती है, लेकिन कहानी में असली भूचाल तो तब आता है जब ब्रायन को अपने नाम के बारे में भी याद नहीं होता। उसी समय पर उसे चारों तरफ से वो कोहरा घेर लेता है, जिस दौरान कोहरा देखकर उसका मिलिट्री डॉग तुरंत ही कोहरे के अंदर चला गया था और जैसे ही ब्रायन उसका पीछा करना शुरू करता है तो अगले ही पल उसे कलेजे को कांप देने वाली कुत्ते की चीख सुनाई देती है। अब आखिरकार इस कोहरे के अंदर क्या छुपा है और क्या फौजी ब्रायन इस कोहरे के पहले वार से अपने आप को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये कोहरा यहाँ पर आया कैसे? इस कोहरे की पूरी दास्तान जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे राइट हैंड साइड वाली वीडियो के ऊपर अभी के अभी क्लिक करो और अगर आप लोग इसकी कहानी जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करके दूसरी कहानी को भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।